हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। इसके पहले हम लोगों ने स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार डिस्कस कर लिया है, जिसमें अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 के बारे में हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, आज हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर की हाइलाइट्स क्या, पहले वो देख लेते हैं हम लोग। तो आज के लेक्चर की हाइलाइट जो हम लोग के पास है, वो सबसे पहले है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हुए हैं। फिर देखेंगे अनुच्छेद 23 में जो वर्णन किया गया है मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है, और फिर अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है कि बालकों को किसी भी मतलब एक निश्चित आयु वर्ग के बालकों को, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी खान या कारखाने में नियोजित नहीं किया जाएगा। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि अध्ययन आधारित प्रश्न क्या हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, तो ये हम लोग के आज के हाईलाइट्स हैं टॉपिक के। ठीक है, चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हम लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें सबसे पहले देखते हैं कि ये 2021 में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को, यहाँ पे कोटेशन दिया हुआ, मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था। तो देखिए इस तरह की कोटेशन है, अब बहुत से कोटेशन होते हैं, हम किसको किसको याद करें, यहाँ पे एक टेंशन है किसको किसको याद करें। तो इसमें आप देखिए जो संविधान सभा के सदस्य रहे हैं और जो मेन रहे हैं उनके कोटेशन को तो याद कर लीजिएगा, जैसे किसी समिति के अध्यक्ष रहे हैं या किसी समिति के सदस्य रहे हैं, तो ये चूंकि मेन लोग हैं तो इनके कोटेशन को याद कर लीजिएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो भारत के महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं उनके कोटेशन को याद कर लेना है। ठीक है, या फिर कोई बहुत रिनाउंड पर्सन है जो भारत से बाहर के भी हैं उनको भी याद कर लेना है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे उत्तर बताना तो उद्देश्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह के कोटेशन, चूंकि इस तरह के कोटेशन से भी कभी क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैं इसको शामिल कर लिया हूँ कि अगर इस तरह से कोटेशन कहीं मिलता है किसी बुक में, किसी नोट्स में या किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको दिखता है तो उसको आप एक बार याद कर लीजिएगा क्या है। तो इस कोटेशन को डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा था। ठीक है, तो इसको तो हम लोग बस यहाँ पे ये देखना था कि इस तरह के कोटेशंस आते हैं तो हमको इस तरह के कोटेशन को भी हमको ध्यान में रखना है। क्योंकि जो मैं क्लास लेता हूँ इसमें थोड़ा सा ये भी रहता है कि क्लास बहुत लंबी हो जाती है, तो इसमें थोड़ी मजबूरी भी रहती है कि कोटेशन को शामिल नहीं किया जा सकता। बट आप बुक्स में या नोट्स में इस तरह के कोटेशन को अगर कोई मिलता है तो आप उसको जरूर थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 29। इसमें है कि कल हम लोगों ने इसके पहले जो स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा है उसमें इसको हम लोग डिटेल में पढ़ा था, तो ये किसमें है आपका, ये अनुच्छेद 21 में कहा गया, इसको इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 21 में। और मैं आपसे बताया था कि अनुच्छेद 21 बहुत विस्तृत अनुच्छेद है और कई विद्वानों ने कहा है, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है किसने इसको कोटेशन को कहा है, कि मुझसे सारे मौलिक अधिकार छीन लीजिए, बस मुझे अनुच्छेद 21 दे दीजिए, मैं सारे मौलिक अधिकारों को पुनर्जीवित कर दूंगा या न्यायालय के माध्यम से प्राप्त कर लूंगा। तो जाहिर सी बात है कि अनुच्छेद 21 इतना विस्तृत है और लगातार सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या बढ़ाता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के खिलाफ जो व्यक्ति है वो भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। मतलब जलवायु परिवर्तन से अगर नुकसान उसको कुछ हुआ है तो उस नुकसान के खिलाफ अगर उसको कंपनसेशन प्राप्त करने का या उसको क्षतिपूर्ति पाने का भी मौलिक अधिकार है। क्योंकि आज के समय में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज क्या है, तो क्लाइमेट चेंज भी किस सरकार उस पर नियंत्रण लगाए। ठीक है, क्योंकि इससे व्यक्ति के जीवन को या उसके आर्थिक क्रियाकलापों को या सामाजिक सांस्कृतिक जो उसकी क्रियाकलाप हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, दुष्प्रभावित हो रहे हैं, तो इसके खिलाफ भी एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो लगातार अनुच्छेद 21 की व्याख्या होती जा रही है और नए नए तथ्य इसमें या नए नए अधिकार इसमें जुड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी लंबी डिटेल में हम लोग डिस्कस किया हुआ है इसका। ठीक है, तो आज इसको डिस्कस करना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग का टॉपिक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये क्या है, मतलब किसी भी व्यक्ति का या किसी भारतीय नागरिक का या किसी व्यक्ति का शोषण होता है तो उसके विरुद्ध क्या मौलिक अधिकार दिया गया है, इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए अनुच्छेद 23 व 24 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है और ये क्या है, एक मूल अधिकार है, यानी कि ये फंडामेंटल राइट है।
ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए इसमें अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध किया गया है। मतलब मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा और उससे किसी भी प्रकार का बलात्श्रम नहीं लिया जा सकेगा। इसको संवैधानिक अधिकारों के तहत प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 के तहत मानव का दुर्व्यापार, बेगार, बालाश्रम और इसी प्रकार का अन्य कृत प्रतिबंधित किया गया। अभी इसकी सब डिटेल में हम लोग व्याख्या करेंगे कि दुर्व्यापार क्या होता है, बेगार क्या होता है, बस यहाँ पे इसको समझते हैं पहले। प्रतिबंधित किया गया तथा इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता के बाद दंडनीय माने जाने वाला यह दूसरा कार्य है। ठीक है, अस्पृश्यता जैसे हमने अनुच्छेद 17 में देखा था कि अस्पृश्यता एक ऐसी क्रियाकलाप है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार करता है कि उसको छू लेने से मैं अपवित्र हो जाता हूं या उसको छू लेने से मेरा धर्म भ्रष्ट होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, अस्पृश्यता। और ये भावना आती है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने से हीन समझता है, तो ये सीधे सीधे मानवाधिकारों का उल्लंघन है या मानवीय गरिमा के साथ दुर्व्यवहार है। तो एक अस्पृश्यता के बाद ये भी एक दंडनीय अपराध है कि किसी व्यक्ति के साथ अब दुर्व्यापार कर रहे हैं, यानी कि उसका क्या करते हैं, ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं या उससे बेगार करा रहे हैं। बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी दिए कार्य कराना। ठीक है, या पारिश्रमिक देने के बिना दिए ही किसी से कार्य कराना। बालाश्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम कराना। ठीक है, तो ये होता है। अनुच्छेद 23 द्वारा प्रदत्त संरक्षण राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है। तो देखिए जो अनुच्छेद 23 में ये जो अधिकार दिया गया है, इसका मतलब है कि राज्य भी इस तरह का बलात्श्रम और बेगार नहीं कराएगा और व्यक्ति भी नहीं कराएगा। तो ये जो मौलिक अधिकार है ये राज्य के खिलाफ भी प्राप्त है और मौलिक अधिकार ये व्यक्ति के खिलाफ भी प्राप्त है। तो याद रखिएगा, जब हम लोग मौलिक अधिकारों की विशेषताएं पढ़े थे तो वहाँ पे हम लोग देखा था कि कुछ मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ प्राप्त हैं और कुछ मौलिक अधिकार राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अनुच्छेद 23 राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त है। फिर क्या देखिए यहाँ पे वही शब्द को आप लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे कि क्या है। मानव दुर्व्यापार का अर्थ है अत्यंत, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। ऐसे न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्वाचित मानव दुर्व्यापार एवं बेगार शब्द का निम्नलिखित शामिल किया गया। मतलब यह है कि न्यायालय द्वारा समय समय पर इसकी व्याख्या की गई है या इसका निर्वचन किया गया है कि इसमें के अंतर्गत कौन कौन से शब्द शामिल किए जाएंगे। जैसे मानव दुर्व्यापार का मतलब है, जैसे इसका पहला तो जो शाब्दिक अर्थ है और सीधे सीधे अर्थ है कि पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु की भांति क्रय विक्रय करना। मतलब जिसमें पुरुष हो, महिला हो या बच्चों का उसी प्रकार क्रय विक्रय किया जाए जैसे कि वस्तु का क्रय विक्रय करते हैं। तो सीधा से इसका सिंपल से अर्थ है कि मानव दुर्व्यापार का मतलब है कि मनुष्य का व्यापार करना है, कि वैसे ही जैसे किसी वस्तु का हम लोग करते हैं। लेकिन ये इसका बहुत सीमित अर्थ हो गया, लेकिन इसका अर्थ उससे भी ज़्यादा व्यापक है। फिर क्या है, देखिए महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होता है कि महिलाओं और बच्चों को उनका दुर्व्यापार किया जाता है, उनकी एक दूसरे देश, एक जगह से दूसरे जगह उनको इलीगल तरीके से भेजा जाता है और उनसे अलग तरह के कार्य भी कराए जाते हैं। इसमें महिलाओं से खास करके जो प्रोस्टिट्यूशन का कार्य कराया जाता है, बच्चों से भी कई प्रकार का उनका शोषण किया जाता है, मानवीकृत कराया जाता है, उनसे कई जगह देखा गया है कि भीख मंगवाया जाता है या उनसे इस तरह के मतलब इलीगल काम कराए जाते हैं, जैसे ड्रग्स की डिलीवरी कराना है या इस तरह के कार्य कराना, हथियारों की डिलीवरी कराना, ये भी हो गया। फिर एक प्रथा थी देवदासी प्रथा भी है। देवदासी प्रथा इतनी घटिया प्रथा है, ये इतनी निंदनीय प्रथा है कि इसमें क्या होता था कि मंदिरों में महिलाओं को ज़बरदस्ती रखा जाता था और देवदासी के रूप में रखा जाता था, मतलब वो देवता की दासी के रूप में है। और ये प्रथा इतनी मतलब दक्षिण भारत में काफ़ी थी ये प्रथा, और ऐसा कहा जाता है कि जो जयप्रदा अभिनेत्री हैं वो शायद पहले देवदासी थी, ऐसा कहा जाता है। कितना सही मुझे नहीं पता इस बारे में। तो ये प्रथा थी और इसमें क्या होता है कि महिला का बहुत ज़्यादा शारीरिक शोषण होता है और जाहिर सी बात है कि जिसका शारीरिक शोषण हो रहा है उसका मानसिक शोषण तो ऑलरेडी हो रहा है। ठीक है, तो ये देवदासी प्रथा भी है। फिर दास बनाने की प्रथा जो थी, ठीक है, किसी व्यक्ति को दास बना दिया था। जैसे दास प्रथा का अंत किया गया 1883 में, जब हमने पढ़ा था कि 1883 के जो चार्टर एक्ट था उसमें दास प्रथा के अंत की बात की गई थी, लेकिन फाइनली 1843 में दास प्रथा का अंत किया गया भारत में। ठीक है, और यूएस में भी दास प्रथा का अंत करने का प्रावधान सबसे विख्यात है। ठीक है, तो ये चीज़ है दास का अंत हो जाना है कि यानी किसी व्यक्ति को अपना गुलाम बना के कार्य कराना। आप दास के बारे में बहुत से जानते हैं, जब आप पढ़ते हैं कि जब सल्तनत काल की शुरुआत हुई तो सल्तनत काल की शुरुआत हुई तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था या उसके बाद बाकी जो शासक हुए हैं ये क्या हुए, दास ही थे। ठीक है,
चलिए, तो ये हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार देखते हैं। फिर इसको देखते हैं और इसकी व्याख्या हम लोग। तो देखिए, अब यहाँ पे आया बेगार शब्द का क्या मतलब है। इसका आशय है बिना परिश्रमिक के काम कराना, मतलब किसी व्यक्ति से काम करा लिए और उसको मजदूरी भी नहीं दिए या उसका प्रतिफल नहीं दिए। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान दिए कार्य कराते थे। और आप इसको बारे में बहुत डिटेल से देखना है कि इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, तो आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की नॉवेल्स को पढ़िए, उसमें बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे उनके नॉवेल्स में जो बेगार को दर्शाते हैं या इसकी बहुत अच्छी तरीके से व्याख्या करते हैं कि ये कितना विभत्स एक प्रैक्टिस थी जो हमारे यहाँ भारत में की जाती थी। इसमें क्या होता था कि जैसे कोई व्यक्ति है, गरीब है, तो जब जमींदार से या बड़े किसान से या साहूकार से जब कोई ऋण लेता था तो उसके बदले क्या होता था कि वो उसके घर को या ज़मीन को गिरवी रख लेता था और साथ में तो जो ब्याज या सूद लेता ही था साथ में उस व्यक्ति से बेगार भी करवाता था, मतलब काम करवाता था और मजदूरी भी नहीं देता था। ठीक है, तो ये कितना बुरा है कि किसी व्यक्ति का आप शारीरिक शोषण कर लीजिए, मानसिक शोषण कीजिए उसे और उसको बदले में भुगतान भी नहीं दीजिए। ठीक है, फिर है बालात श्रम का आशय। बालात श्रम क्या है, अभी तो हम लोग बेगार देखे, बेगार में सीधे से किसी व्यक्ति से काम कराइए और मजदूरी नहीं दीजिए, बेगार हो गया। बालात श्रम का मतलब है कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य कराना, मतलब किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है कार्य करने की फिर भी आप उसको जबरदस्ती काम करा रहे हो। ठीक है, तो यही होगा कि बालात श्रम का मतलब है कि व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसको काम कराना। बलात् श्रम केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही इसमें जो बलात् श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता तथा यथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर कार्य कराना आदि भी शामिल है। मतलब ये है कि बलात् श्रम का मतलब हो गया कि इससे व्यक्ति को जबरदस्ती काम करवाना जिससे उसका शारीरिक अथवा कानून का तो हनन हो रहा है, शारीरिक शोषण हो रहा है, कानून का हनन भी हो रहा है। और इसमें क्या होता है कि आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता, मतलब किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर न्यूनतम मजदूरी से भी कम पर काम कराना। जैसे होता नहीं कि भाई ठीक है बेचारे को कहीं काम नहीं मिल रहा है या जैसे किसी मजबूरी में फंसा हुआ उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं आप, तो इसको भी किसमें बालात् श्रम के अंतर्गत ही शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसको भी किसमें शामिल किया जाता है, बालात् श्रम के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 23 में कुछ अपवाद भी हैं। अब अपवाद क्या होगा, इसमें यही है कि भाई देखिए राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है, जैसे सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवा, और इसके लिए वह धन देने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे राज्य इस तरह का कार्य करा सकता है कि अनिवार्य से जैसे अनिवार्य सर्विस देना, सेना में सर्विस देना अपना, ठीक है, कि अनिवार्य रूप से आपको इतने दिन सहायता देनी पड़ेगी या सैन्य सर्विस को करना ही पड़ेगा, सेना में भर्ती होना ही पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा, या सामाजिक सेवा इतने दिन करना ही पड़ेगा। और सरकार चाहे तो इसके बदले पारिश्रमिक दे सकती है और नहीं भी दे सकती है। ठीक है, परंतु राज्य के ऊपर भी एक बाध्यता है कि परंतु राज्य इस प्रकार का कोई भी कार्य करेगा तो अपने नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब वही इसी को देखते हैं कि परंतु राज्य ऐसी सेवा लागू करते समय केवल धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के अथवा इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद नहीं करेगा। मतलब इसमें पिक एंड चूज का वो नहीं अपनाएगा या सेलेक्टिव नहीं राज्य हो जाएगा कि भाई इनसे कराना है इनसे नहीं कराना है। अगर वो नियम बनाएगा, जैसे मान लेते हैं राज्य नियम बनाता है कि इस आयु से इस आयु वर्ग के लोग जो होंगे उनको ये सैन्य सेवा देना होगा, तो वो सभी धर्मों को, सभी जातियों के वर्ग या सभी वर्ग के लोग होंगे। इसमें ये नहीं होगा कि इस धर्म के लोग होंगे इस धर्म के नहीं होंगे, इस मूल वंश के होंगे इस मूल वंश के नहीं होंगे, इस जात के होंगे इस जात के नहीं होंगे, इस वर्ग के होंगे अथवा इस वर्ग के नहीं होंगे। इस आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए, इसमें भी है। अब इसमें देखिए, जानते हैं, देखिए धर्म और भारत में जाति, ये दो चीज़ ऐसा है, धर्म और जाति। हालांकि धर्म के आधार पर विभेद तो दुनिया के हर देश में पाया जाता है, लेकिन इस समय देख रहे हैं कि भारत में पॉलिटिकल जो एक्टिविनेस बढ़ी हुई है आम चुनाव के, या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं ये धर्म को आधार बनाकर बहुत ज़्यादा इस समय वैमनस्यता पैदा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का नहीं चीज़ें होनी चाहिए। और जाति जानते हैं भारतीय समाज में एक अनुपम देन है, या कहा जाए कि एक सबसे विकृत देन है, और इसका चरम रूप है जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है या जाति विभेद जैसी या ऊंच नीच की भावना है, ये उसका चरम रूप है। ठीक है, तो इसके विषय में मिलती है 23 अनुच्छेद 23 में जो बालात् श्रम एवं मानव दुर्व्यापार है उसका अपवाद भी है। तो वो राज्य को ही अधिकार दिया गया है, किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया गया अपवाद के रूप में। राज्य चाहे तो सैन्य सेवा अनिवार्य रूप से लागू कर सकता है या सामाजिक सेवा लागू कर सकता है, और इसके लिए धन नहीं, मतलब पारितोषिक नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो ये था। फिर है
इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या निर्णय हैं तो उसको देख लेते हैं। तो दीना बनाम भारत संघवाद, ठीक है, जो 1983 में हुआ था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि कैदियों को अपने काम के लिए उचित मजदूरी पाने का हक है। जैसे मान लेते हैं किसी कैदी को सश्रम कारावास दिया जाता है तो उनसे तरह तरह के काम कराए जाते हैं जेल के अंदर। अब कौन सा काम है ये उस पर डिपेंड करता है कि वो जो कैदी है वो किस काम को करना चाहते हैं। जैसे कारपेंटर के कुछ काम करते हैं, कुछ अन्य प्रकार के भी कार्य करते हैं जिसमें लोहार का काम करते हैं, कुछ अन्य प्रकार के भी काम करते हैं जो जैसे जिसकी इच्छा होती है, कुछ पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, कुछ कृषि भी करते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के अगर कैदियों से काम कराया जाता है तो उनको निश्चित मजदूरी पाने का भी हक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने दीना बनाम भारत संघवाद 1983 में कहा। फिर है एक दूसरा बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 वाद में। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 23 के तहत इस बात की जांच करना कि क्या किसी स्थान पर श्रमिकों से बालाश्रम लिया जा रहा है, इसकी जांच कौन करेगा? राज्य का यह दायित्व है। और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है, ये दोनों कि अनुच्छेद 23 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 23 के तहत राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि इस बात की जांच करे कि किसी स्थान पर क्या श्रमिकों से बालाश्रम का कार्य कराया जा रहा है, और कराया जा रहा है तो इसको कैसे समाप्त किया जाए। ये दोनों काम किसका है? राज्य सरकार का एक संवैधानिक दायित्व है। संवैधानिक दायित्व का मतलब है कि उसको संविधान द्वारा दिया गया ऐसा एक दायित्व है जिसके निर्वहन के लिए वो बाध्य है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है? सरकारों के लिए बाध्यकारी निर्णय है ये, ठीक है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की, ठीक है। तो मतलब बंधुआ मजदूरी के संबंध में या बालाश्रम के संबंध में राज्य सरकार, मतलब राज्य का मतलब राज्य और केंद्र दोनों होगी। यहाँ पे सरकार राज्य का मतलब होता है कि यहाँ पे स्टेट से लीजिए आप, ठीक है। तो इसका राज्य का दायित्व है, यानी कि सरकार का दायित्व है। निर्जा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश वाद 1984 में भी आया था, में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि बंधुआ मजदूरों को स्वतंत्र कराकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, जिससे कि वह अभावग्रस्त स्थिति में पुनः शोषण का शिकार न हो जाए। जैसे भारत में देखेंगे ना कि एक बहुत समस्या ये है कि किसी को इस स्थिति से, जैसे शोषण की स्थिति से बाहर निकाल के उसके रिहैबिलिटेशन का बहुत एप्रोप्रिएट प्लान नहीं होता है, तो वो व्यक्ति फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसी काम में चला जाता है क्योंकि उसको कोई विकल्प नहीं मिलता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जो महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन में लगी हुई हैं, ठीक है, अगर उनको बचा के बाहर लाया भी जाता है, उस पेशे से उनका बचाया जाता है या बाहर निकाला जाता है, तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बिना एप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन प्लान के क्या करेंगे। जैसे एक प्रोस्टिट्यूट है, समाज उसके साथ बहुत भेदभाव तरीके से सोचता है, उसके समाज में वो रेपुटेशन मिल नहीं पाती है, और उसका अगर समाज की मुख्य धारा में उसको लाया भी जाए तो क्या किया जाए, उसको कैसे किया जाए, इसका कोई बहुत अच्छा इंतजाम होना चाहिए कि उसको कहाँ समायोजित किया जाए, समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, उसको समाज में इज्जत प्रतिष्ठा प्रदान किया जाए। तो अगर इससे ऐसी नहीं की जाती है, जैसे मानते हैं कोई एक बच्चा है किसी जाके भट्टे पे काम करता है, वहाँ पे शोषण हो रहा है उसका, ठीक है, बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहा है। अब बंधुआ मजदूर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, जैसी भी स्थिति थी, अब उसको बचा के लाया गया, फिर छोड़ दिया गया। अब उसके पास कोई स्किल है नहीं, क्या करेगा फिर, या बहुत कमजोर है, अशक्त है, तो फिर से उसका किसी न किसी द्वारा शोषण हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि राज्य सरकार, ये कहा गया कि राज्य का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट का, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राज्य का यह कर्तव्य है कि बंधुआ मजदूरों को स्वतंत्र कराए, तो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए इस एप्रोप्रिएट प्लान लेकर आए। ऐसा ना हो कि उनको ला के रिहैबिलिटेशन मतलब उनको मुक्त करा के छोड़ दे ऐसे ही। ऐसा करेंगे तो फिर वो क्या होंगे, उसी स्थिति में फिर चले जाएंगे बेचारे, फिर से उनका शोषण होगा। तो ये बारंबारता बनी रहेगी। तो इसको एक तरह से कहा गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फिर हम लोगों ने देख लिया अनुच्छेद 23 को। अब देखते हैं अनुच्छेद 24 में कहा गया है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें ये नहीं है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, इसमें यह कहा गया कि एक विशेष आयु वर्ग के बालकों का ही नियोजन प्रतिषेधित है, ठीक है। और बाद में इसमें भी थोड़ा सा उदाहरण दिया गया, कुछ या छूट दी गई है। तो अनुच्छेद 24 में क्या किया गया है, में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों, खानों या अन्य जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब बालकों को खानों, कारखानों या अन्य जोखिमपूर्ण कारकों में नियोजित नहीं किया जाएगा, और वो भी कितने, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को। इसका मुख्य उद्देश्य
कम आयु के बालकों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा करना तथा शोषण से बचाना है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बालकों के स्वास्थ्य को बचाना, उनके जीवन की रक्षा करना तथा उनके शोषण से बचाना, मतलब वो शोषित ना हो जाएं। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 21A, ठीक है, जो हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ा है, जो स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें 21A में क्या कहा गया, अनुच्छेद 21A में क्या कहा गया या क में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि एक खास आयु वर्ग के बच्चे, ठीक है, जिसमें 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करेगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा, कर्तव्य क्या, राज्य का यह दायित्व है, मतलब कहा जाए कि एक तरह से राज्य इस तरह का कार्य करेगा ही, ये उसको दिया गया है, आदेश दिया गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, आयु के बच्चों के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि ये अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 21 का हनन होता है, तो सोचिए जिसका हनन हो रहा है वो इतना कैपेबल भी नहीं है कि अपने मौलिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सके। भाई 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है तो ये कितनी ज़्यादा इसके अंदर समझ होगी या कितना ये अवेयर होगा। और उसी तरह से 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, अगर इसको मौलिक शिक्षा नहीं, जिसको अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा नहीं दी जा रही है और इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ये ऐसा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है कि जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उसको खुद पता नहीं है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और मैं क्या करूं। तो इसका मतलब है कि समाज के ऊपर दायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम आसपास के लोगों को भी दायित्व बढ़ जाता है, जो क्या बोलते हैं सोशल सोसाइटीज़ हैं, इनका भी दायित्व बढ़ जाता है, जो एनजीओ हैं इनका भी दायित्व बढ़ जाता है कि हम अपने आसपास के क्षेत्रों में देखें कि क्या इस तरह से, जैसे अनुच्छेद 21 के तहत किसी बालक के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, यानी कि वो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित तो नहीं है, और साथ में ये भी देखें कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कहीं नियोजन तो नहीं हो रहा है खतरनाक कामों में या जोखिमपूर्ण कामों में। तो इसके लिए वो जिनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो जाके अपने मौलिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठा सकें, और बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि उनको पता ही नहीं हो कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है, यहाँ यह स्पष्ट है कि इस अनुच्छेद द्वारा अधिरोपित निषेध अत्यांतिक है, मतलब एब्सोल्यूट है, अर्थात इसका कोई अपवाद नहीं है। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कि जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं इसमें युक्त निर्बंधन लगाया गया था या इसका कोई ना कोई अपवाद भी था, लेकिन ये अनुच्छेद 24 इकलौता ऐसा अनुच्छेद है जिसका कोई अपवाद नहीं है। अब देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा कि अनुच्छेद 23 और 24 के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए, इस तरह से हो सकता है। अब उसमें दे देगा कि अनुच्छेद 23 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इसमें मानव का दुर्व्यापार या बालाश्रम करना प्रतिबंधित है। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर ये भी हो सकता है कि इस मौलिक अधिकार का कोई अपवाद नहीं है, यह एब्सोल्यूट है। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन हो गया कि अनुच्छेद 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं और इनका कोई अपवाद नहीं है, जिसमें 23 का भी हो गया, 24 का कोई अपवाद नहीं। दूसरा कथन हो गया। तीसरा कथन ये हो जाएगा कि अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है और इसका कोई अपवाद नहीं है, यह अत्यांतिक मौलिक अधिकार है। अब नीचे क्या करेगा कि उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए या कथनों का चुनाव कीजिए। ए ऑप्शन दे दिया केवल एक सही है, बी ऑप्शन दे दिया केवल 1, 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन दे दिया कि 1, 2, 3 तीनों सही है। या 2023 में जिस तरह से कमीशन क्वेश्चन पूछा है कि केवल एक सही है, केवल 1, 2 सही है, 1, 2 तीनों सही हैं, तो इस तरह से पेयरिंग कर देगा। तो याद रखना है कि ऐसा, जैसे जानते हैं कि जो क्वेश्चन हम लोग की गलत हो रही है, इतनी कम मेरिट जा रही है, 76 मेरिट गई है 200 मार्क्स में, तो इसका मतलब है क्या है कि क्वेश्चन की बारीकियों को हमको पकड़ना है। क्वेश्चन जानते हुए क्वेश्चन गलत कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम बहुत उसकी मतलब जो उसकी बारीकियां उसका अध्ययन नहीं कर पाते, उसको याद नहीं रख पाते। और ये कैसे होगा? ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने से होगा या बार बार पढ़ने से होगा। तो याद रखना है कि इन बारीकियों पर भी हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये तो मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 24 कहा। अब देखिए ये जो अनुच्छेद 39 रंगा की बात है, ठीक है, या अनुच्छेद 39(5) की बात हो गई। इसमें क्या है? ये क्या है? डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। उसमें भी क्या कहा गया है? देखिए इसमें क्या है? अनुच्छेद 39
रंगा या 5 में, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने देशवासियों के स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता को सुरक्षित रखे तथा इस बात का ध्यान रखे कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर वे किसी ऐसे रोजगार में न नियोजित हो जाएं जिससे उनकी आय व शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार तो दिया ही गया है, साथ में राज्य को भी एक कर्तव्य दिया गया है डीपीएसपी में कि वह देखे इस चीज को कि कोई व्यक्ति, बालक जो है वो क्या करे, आर्थिक परिस्थितियों से विवश होकर इस तरह से रोजगार में न नियोजित हो जाए जिससे उसकी आयु या शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये मौलिक अधिकार ऐसा है जिसका कोई अपवाद नहीं है। ठीक है, या इसमें कोई युक्त निबंधन नहीं है, याद रखिएगा एक चीज। चलिए फिर हम देखते हैं कि सरकार इस अनुच्छेद 24 के प्रबंधन के लिए कौन कौन से नियम बनाई है 24 के लिए। तो देखिए, सरकार द्वारा अनुच्छेद 24 को रोकने के लिए या संरक्षण प्रदान करने के लिए कौन कौन से हैं। तो पहला है बालक नियोजन अधिनियम 1938, फिर क्या है भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, फिर क्या है बागान श्रम अधिनियम 1951। अब जैसे बागान है, चाय के बागान है, चाय के बागान में सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेंस दी जाती है वो बच्चों और महिलाओं को सबसे ज़्यादा चाय के बागानों में प्रेफरेंस दी जाती थी, अभी भी दी जाती है। उसका कारण ये है कि जो चाय की पत्तियों को चुनना है तो ये जैसे मेल है, मान लीजिए मैच्योर पुरुष है, जैसे प्रौढ़ मनुष्य है, तो उसका हाथ क्या होगा, थोड़ा सा कटकड़ा होगा, तो वो पत्तियों को क्या करेगा, कुचल देगा, मसल देगा या उनको मतलब स्क्वीज कर देगा। लेकिन बच्चों के और महिलाओं के हाथ कोमल है तो पत्तियों को बड़ी सॉफ्टली हैंडल करेंगे, उसको पिक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बागान में क्या होता है, महिलाओं और बच्चों को प्रियोरिटी दी जाती है। तो बच्चों का इसमें क्या हो जाएगा, शोषण हो जाएगा, तो बाल श्रम भी हो सकता है या कम उम्र के बच्चों को भी इसमें नियोजित किए सकते हैं। तो बागान श्रम अधिनियम 1951 लाया गया। फिर खान अधिनियम 1952 लाया गया कि मतलब खान जैसे लोहे की खान है, कोयले की खान है, इनमें बच्चों का नियोजन किया जाता था, तो इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। फिर क्या है वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, फिर मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961, फिर शिशु अधिनियम 1966, फिर बालक श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986। आपको याद नहीं करना है, बस एक बार देख लीजिएगा कि ये अधिनियम बने हैं किसको, अनुच्छेद 24, जिसमें कम उम्र के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के खान या कारखानों में नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है। अब यहाँ पे एक देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे महत्वपूर्ण है, 10 अक्टूबर 2006 में केंद्र सरकार द्वारा बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत एक अधिसूचना जारी कर घरों व होटलों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, कि जैसे आप देखते होंगे आप आसपास जो होटल होंगे, ढाबा होंगे, उसमें छोटू आप एक को डायलॉग ही हो गया है, एनालॉगी दी जाती है, ए छोटू चाय लाओ, ए छोटू फटका मारे, छोटू टेबल पे पानी पहुंचा। मतलब बच्चों को इस काम में लगाया जाता था। होटल पे काफ़ी बच्चे देखे जाते थे। ठीक है, कि होटल में या घरों में जैसे कि होता था, बच्चों को रख दिया जाता था कि जैसे बेबी सिटर के रूप में रख दिया जाता था या घर के छोटे मोटे काम करने के लिए रख दिया जाता था। तो ये क्या है कि राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को यह कहा गया है कि इस तरह की अधिसूचना जारी की कि घरों या होटलों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का कार्य कराते पकड़ा जाता है, ये जानते हैं दिल्ली में ये चीज़ बहुत होता है कि दिल्ली में लोग हैं, पता चले कि दूर दराज के इलाके से, जैसे झारखंड से, बिहार से, उड़ीसा से, असम से, इस तरह से छोटे बच्चे या बच्चियों को ले आके आते हैं, अपने घरों में नौकर के रूप में रखते हैं। ये पूरी तरह से क्या है, प्रतिबंधित है। इस तरह का अगर कोई रखता है तो उसको, अगर 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा या बच्ची है तो उसको सजा हो सकती है अगर उसकी कोई कंप्लेन कर दे तो। ठीक है, तो याद रखिएगा चीज़। 13 ऐसे व्यवसायों की पहचान की गई है जिनमें 5 से 14 वर्ष के बालकों का नियोजन अपराध घोषित किया गया है। तो ये भी याद रखना है कि इस तरह का कार्य अगर कोई कराता है तो वो अपराध है। फिर हम लोग देखते हैं कि अध्ययन आधारित प्रश्न क्या क्या हैं। तो देखिएगा, अध्ययन आधारित प्रश्न एक ही प्रश्न दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। अब ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, तो आप इसको अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।